नमस्कार। और फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कोट से में। क्या करूं, अभी ऐसी जगह पे हूं कि मैं थोड़ा सा फॉर्मल होके ही बात कर रहा हूं आपसे। बहरहाल मसला ये है कि एक सेल्फ एक्सपीरियंस्ड लिटिगेशन के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं आज। इससे पहले कि मैं वो जो सेल्फ एक्सपीरियंस लिटिगेशन के बारे में बात करूं, मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक आम आदमी यानी कि कॉमन मैन, मैंगो मैन जिसको कहते हैं मजाकिया अंदाज में, हम सभी आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी जो बेचारा रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी जीता है, अपनी मेहनत करता है, अपना कमाता है, खाता है, परिवार का और उससे जुड़े हुए लोगों का पालन पोषण करता है, उनकी बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक लोन या कुछ अमाउंट की फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी भी बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक या जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ पे आपको कोई ऋण की आवश्यकता हो, कोई कर्जे की आवश्यकता हो, तो क्या ये मुमकिन होगा कि आपके जो कागज़ पत्तर है बग़ैर ठीक तरीके से उसे जांच पड़ताल, वेरिफिकेशन, काउंटर वेरिफिकेशन किए बगैर आपको लोन मिल जाए या सैंक्शन हो जाए? अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अमाउंट का मैं जिक्र भी नहीं करूँगा, चाहे वो छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो। जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो आप अमाउंट के लिए आप लोन मांगने जाते हो, जो भी प्रोसेस होता है फॉलो करते हो, तो क्या ये मुमकिन है कि आपको ऋण या लोन या कर्जा कोई भी बैंक आपको वो सैंक्शन करे या डिसबर्स करे, बावजूद इसके कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरीके से प्रॉपर नहीं है, कोई ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इनफैक्ट अगर कहा जाए वो ऑन द फेस फिक्टिशियस है या फ्रॉडुलेंट है या गॉट अप डॉक्यूमेंट्स है, तो पॉसिबिलिटी है क्या आपको इस तरह का लोन मिलने का? जहाँ की लोन से रिलेटेड जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपके मॉर्गेज हो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो, बॉन्ड्स हो, वो अगर अपने आप में फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट आप सबमिट करो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको मिलने का लोन? मुझे नहीं लगता मिलेगा आपको, क्योंकि वो बैंक वेरीफाई करती है, उनकी अपनी एक सिस्टम होती है, वो बराबर वेरीफाई करते हैं और फिर उसके बाद में वो सैंक्शन करना है या नहीं करना है उस पर डिसीज़न लेते हैं। बगैर वेरिफिकेशन के तो कुछ वो डिसबर्स करते भी नहीं हैं। लेकिन और ख़ास करके जब नेशनलाइज्ड बैंक इन्वॉल्व हो, मैं उन बैंकों का नाम नहीं लूँगा, आपको सभी को पता है कि कौन सी नेशनलाइज्ड बैंक है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप वेरिफिकेशन करती है। जहाँ तक एक आम आदमी की बात आती है जिसे कर्जे की ज़रूरत होती है और वो अप्रोच करता है बैंकों की मुझे कर्जे की ज़रूरत है, तो वो कितने धक्के खाता है, कितने फॉर्म भरता है, कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, कितने वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो सभी को पता है। लेकिन ऐसा वाक़या अगर हो कि यूँ कहे कि एक कंपनी जो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो कई 100 करोड़ का लोन लेती है एक नेशनलाइज्ड बैंक से, और उसके एवरेज में जो कोलैटरल या सिक्योरिटी देती है, जिसे हम सिक्योर्ड एसेट्स कहते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में, वो एक लीज होल्ड राइट होता है एक लैंड पार्सल का, और वो लैंड पार्सल का लीज होल्ड राइट जो है वो अपने आप में फिक्टिशियस है। एकदम फेस पे अगर उसे पढ़ो तो पता पड़ता है कि फिक्टिशियस लीज डीड है, और उसके बेसिस पे कई 100 करोड़ के लोन
का डिसबर्समेंट होता है, सैंक्शन होता है, डिसबर्समेंट होता है बाकायदा। अब जाहिर है कि जिस कंपनी ने लोन लिया उनकी उसके पीछे की मंशा क्या रही होगी जब वो फिक्टिशियस लीज डीड बना के उसके बेसिस पे वो कोलैटरल जमा करके सिक्योर्ड एसेट दिखा के मॉर्गेज क्रिएट करके लीज होल्ड राइट का सिक्योर्ड क्या कहते हैं लीज होल्ड राइट का मॉर्गेज क्रिएट करके वो अगर एक ह्यूज अमाउंट 1-2 करोड़ ने 100-200 करोड़ के ऊपर का अमाउंट अगर डिसबर्समेंट करवा लेते हैं सैंक्शन करवा के, तो क्या वो उनका इरादा रहा होगा कि वापस करने का, चुकता करने का? जाहिर सी बात है, था तो कभी नहीं, इसलिए फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट बनाया और उसके बेसिस पे वो उन्होंने वो ऋण लिया, कर्जा लिया उस कंपनी ने। और ये एक तरफा नहीं हो सकता। जब इस तरह का काम होता है तो हम सभी इतने इंटेलिजेंट रहते हैं, हमें मालूम होता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें पूरी सिस्टम इन्वॉल्व होती है। जब वो फिक्टिशियस डॉक्यूमेंट बना लीज का, तो जिस कंपनी ने बनाया वहाँ के भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ रहेगा वहाँ पे भी इन्वॉल्व हुए रहेंगे, और जो बैंक है जिसने ये लोन सैंक्शन किया, डिसबर्स किया, जिनका काम था वेरिफिकेशन करना, काउंटर वेरिफिकेशन करना, उनके जो ऑफिशियल्स है बगैर उनके इन्वॉल्वमेंट में पॉसिबल नहीं था। बहरहाल लोन तो डिसबर्स कर दिया, चुकेगा नहीं ये तो उनको भी पता था, लेकिन नहीं चुकने के बाद तो उनको कानूनी स्टेप लेना ही पड़ेगा। जो उन्होंने लिया, लोन का रकम चुकता नहीं हुआ, उन्होंने एनपीए डिक्लेयर कर दिया। एनपीए वगैरह डिक्लेयर करने के बाद जो उनको जो कानूनी प्रोसीडिंग्स लेनी चाहिए, हाँ, रिकवरी ट्रिब्यूनल में, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, वो सब उन्होंने जो सोचा होगा उनके ज्ञानी विज्ञानी लीगल टीम ने, उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा स्टेप्स उठाए हो। लेकिन इसी के साथ जब आईबीसी लॉ आया एग्जिस्टेंस में, उन्होंने एनसीएलटी कलकत्ता में बाकायदा आईबीसी पिटीशन फाइल की इंसॉल्वेंसी की उस कंपनी के अगेंस्ट में। ऑब्वियसली वो एडमिट हो गई। जाहिर सी बात है, सिक्योर्ड एसेट्स है और नेशनलाइज बैंक का ह्यूज अमाउंट है, तो उससे तो डिनायल नहीं है, डिसबर्समेंट तो हुआ नहीं है, एनपी ये हो चुका था अमाउंट, और स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, तो एडमिट होना तो लाजमी था। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, वो सब अपॉइंट होना तो लाजमी था। और जो भी आईपीसी लॉज के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं वो अपने आप में लागू हो जाते हैं। जब एडमिट हो जाता है तो वो ऑर्डर्स के डायरेक्शंस में ही आता है कि ये चीज़ें होगी, आरपी होगा, फिर वो सीओसी बनेगी, वो सब चीज़ें जो है इनबिल्ट होता है, वो मैकेनिज़्म तुरंत से लागू हो जाता है। वैसा ही इस केस में भी हुआ, और मॉरेटोरियम भी लग चुका था। तो उसके बाद में जब ये चीज़ें सामने नज़र आई, तो जिस बंदे की खुद की ज़मीन थी या जिस कंपनी की खुद की ज़मीन थी, ओनरशिप राइट की बात कर रहा हूँ, बाकायदा रजिस्टर्ड ओनरशिप राइट की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे क्लाइंटल थे उनकी ये ओनरशिप राइट थी। उनकी ओनरशिप राइट को मद्देनज़र रखते हुए जब ये डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आए, और ये पूरी टीम जिनकी ओनरशिप राइट थी इस ज़मीन के बारे में, उनको जब ये पता पड़ा फिक्टिशियस लीज डीड वगैरह का, तो वो भी अचंभित हो चुके। ऐसी कोई लीज डीड एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, ना किसी रजिस्ट्री में उसका अता पता था, ना ही ऐसी ओरिजिनल लीज डीड उस बैंक के पास जमा हुई थी। लेकिन एक फिक्टिशियस लीज डीड, उसकी कॉपी बना के जमा हो गई थी और उसके बेसिस पे लोन डिसबर्स किया था। तो उसमें जो भी रिसर्च करना होता है वो हमने किया, और उसमें रिसर्च के बाद में जो उचित स्टेप होना चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, उन सभी ने कलकत्ता एनसीएलटी के सामने इंटरिम एप्लीकेशंस फाइल करके जो एप्रोप्रिएट रिलीफ होता है, हाँ, उसके तहत वो हर एक ने प्रोसीडिंग्स फाइल की, इंटरिम एप्लीकेशन उस आईबीसी प्रोसीडिंग में जो इस नेशनलाइज बैंक ने उस कंपनी के खिलाफ फाइल की थी
जिसको इन्होंने फिक्टिशियस लीज डीड के ऊपर ह्यूज अमाउंट का लोन डिसबर्स किया था। अब हुआ ये कि ये माजरा मतलब 2-3 साल से लड़ाई चल रही थी और ये NCLAT से लेके NCLT कलकत्ता तक ये काउंटर राउंड्स हुए, ख़ास करके मेरे क्लाइंट के लिए, जहाँ पे मुझे NCLAT में जाना पड़ा था पहले, फिर वहाँ से घूम के फिर वापस लिबर्टी लेके NCLT में गया मैं और अप्रोप्रिएट इंटरिम एप्लीकेशन फाइल की। इंटरिम एप्लीकेशन में जो अप्रोप्रिएट रिलीफ चाहिए थी उसके लिए मैं मतलब सबमिशंस करके पेश हुआ और मेरे साथ और भी एप्लीकेंट हैं जो अपने आप में एक अलग अलग क्लेमेंट थे और स्टेक होल्डर्स थे। जहाँ तक कि ये इशू है कि ये जो लीज डीड है ये ऐसी लीज डीड कभी थी ही नहीं, उस मसले को लेके और टाइटल इशू को लेके मेरे क्लाइंट के साथ में और भी कुछ लोग थे जो क्लेमेंट थे इस टाइटल के। बहरहाल तो ये मसला मतलब पिछले 6-7 महीने से ऑलमोस्ट फोर्टनाइटली इसकी जिरह हुई और फाइनली NCLT कलकत्ता ने एक ब्यूटीफुल ऑर्डर पास किया जिसमें रेजोल्यूशन प्लान जो था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को डायरेक्शन दिया कि जो उसने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था उसमें ये जो एसेट्स है जो लीज होल्ड राइट के तहत बनते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज़ बीन रिलाइड और सबमिटेड बाय द बैंक, बाय द बोरोवर एंड द पार्टी हु हैज़ डिस्प्यूटेड द लीज डीड, इससे ये पता चलता है कि वो लीज डीड अपने आप में फिक्टिशियस लीज डीड थी, फ्रॉडुलेंट लीज डीड थी। तो रेजोल्यूशन प्लान सैंक्शन नहीं किया और COC यानी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं उनको डायरेक्शन दिया कि वो कोई और मैकेनिज़्म अडॉप्ट करे रिकवरी के लिए। तो ये जजमेंट कल ही आया, जो मतलब 14 मार्च को ये पास हुआ और जजमेंट जब मेरे साथ शेयर किया गया तो पूरा डिटेल पढ़ने के बाद में एक अपने आप में एक यूँ कहूँ कि एक सेटिस्फेक्शन सा हुआ कि एक बैटल था लंबा जो एक एग्रेसिवली हमने फाइट किया और पॉजिटिव आउटकम के साथ उसमें सक्सेस मिली। तो मैंने सोचा मैं आपसे ये सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूं और आपकी जानकारी में लाऊं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही अलग अलग कानूनी मुद्दों को लेकर आपके सामने पेश होता रहूँगा और तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू और हैव अ नाइस डे। और आप सभी को क्या कहें कि आप सभी का जो समय है और आप सभी का जो कार्यक्रम है, कार्य है, उसमें आपको बरकत मिले, आपका समय अच्छा रहे, आपका काम अच्छा रहे, आपको बरकत रहे और आपकी सेहत बनी रहे। यही आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और दुआ करता हूँ और आप भी यही प्रार्थना पूरी दुनिया के लिए करिएगा, यही आशा करता हूँ। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।